दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। सच में, कैसे? वान कान को पिछली बार नीलामी में एहसास हुआ कि गुई कोई साधारण इंसान नहीं था। दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। वह आदमी दुबला पतला और छोटा लग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई शक्ति उमड़ पड़ी हो। मैंने कितना भी विरोध किया, मैं कोई ताकत नहीं जुटा पाया। वान कांग ने याद किया। मैं 6 फुट लंबा और 150 पाउंड से ज्यादा वजन का हूं, जबकि वह सिर्फ 5 फुट 7 इंच लंबा और 100 पाउंड से थोड़ा ज्यादा वजन का है। उसने मुझे एक हाथ से उठा लिया। यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ओह, शिवम समझ गया कि वान कांग का सामना किसी मार्शल आर्टिस्ट से हुआ था। उसके शरीर में उमड़ रही शक्ति शायद उसकी आंतरिक शक्ति रही होगी। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी ने उसे बचा लिया था, वरना उसे मामूली चोटों से ज्यादा कुछ झेलना पड़ता। आज रात मेरे घर आना, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाना। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा और तुम्हारी स्थिति को बेहतर तरीके से जानूंगा। वान कांग उसका बहुत अच्छा दोस्त था। चूंकि वह एक नया अध्याय शुरू कर रहा था, इसलिए शिवम को लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। शाम 5:30 बजे वान कांग समय पर पहुंच गया। उसके साथ एक प्यारी सी लड़की थी, जो इंटरनेट पर मशहूर चेहरों में वान कांग की पिछली पसंद से बिल्कुल अलग थी। आप जल्दी आ गए, बैठ जाए। शिवम ने जल्दी से उनका स्वागत किया। आंटी जू, कृपया शेफ को बता दें कि खाना परोसना शुरू कर दें। शिवम, शिन्यू कहाँ है? ओह, उसका एक नया गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है। वह अभी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, शिवम ने जवाब दिया। इस लड़की का बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी वह इतनी मेहनत करती है। हाँ हाँ हाँ, हर किसी को सपने चाहिए होते हैं, वरना उनमें और नमकीन मछली में क्या फ़र्क है? शिवम हंसा। तो क्या तुम मेरा परिचय नहीं करवाओगी? ओह, मेरी याददाश्त खराब है। वान कांग ने शर्मिंदगी से अपना सिर थपथपाया। सचमुच खुश लग रहा था, शायद उसे सचमुच प्यार हो गया था। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, चेन मेंघन। मेंघन, यह मेरा दोस्त शिवम है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसे तुम्हें जानना चाहिए। नमस्ते। चेन मेंघन ने आत्मविश्वास से अपना हाथ बढ़ाया। बुरा नहीं, तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलना सौभाग्य की बात है। शिवम ने विनम्रता से हाथ मिलाया और उन्हें भोजन कक्ष में ले गया। मिस चेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको साधना के गुप्त बल शिखर स्तर पर होना चाहिए, है ना? शिवम समझ गया कि चेन मेंघन में प्रचुर आंतरिक शक्ति थी। जैसा कि उसने सोचा था, चेन परिवार वास्तव में प्राचीन मार्शल वर्ल्ड या किसी प्राचीन संप्रदाय से था। चेन मेंघन ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जल्दी से उसे छिपा लिया। प्रबंधन शुल्क प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में एक अलिखित नियम था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के नाते शिवम ने जरूर उनके लोगों के साथ काम किया होगा। श्रीमान शिवम ने मेरे साधना स्तर का कैसे पता लगाया? चेन मेंघन की पृष्ठभूमि केन्यू के किन परिवार से भी ऊंची थी। उसके परिवार में 3 जन्मजात गुरु थे, जो किसी प्राचीन युद्ध संप्रदाय के बराबर शक्तिशाली थे। बस एक छोटी सी तरकीब है, शिवम हंसा। उसने वान कांग का हाथ पकड़ लिया और वान कांग के शरीर में जैविक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया। उसका सूजा हुआ सुअर जैसा चेहरा आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। अपने चेहरे की जलन गायब होते देख वान कांग ने जल्दी से अपने फोन से अपना प्रतिबिंब देखा। न केवल उसका चेहरा सामान्य हो गया था, बल्कि उसके माथे के दाने भी गायब हो गए थे। अद्भुत! वान कांग का चेहरा खुशी से चमक उठा। मेंघन, ये मत सोचो कि वो सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसका अंगरक्षक भी कमाल का है। मैंने अपनी आंखों से उसे आग का गोला छोड़ते देखा, जिससे मेरी भौहें लगभग जल गईं। एक महाशक्ति का प्रयोग करने वाला। चेन मेंघन के दिमाग में तुरंत ये बात आई। भारत में प्राचीन मार्शल वर्ल्ड का प्रबंधन प्राचीन मार्शल फेडरेशन द्वारा स्वायत्त रूप से किया जाता था, जबकि महाशक्ति के प्रयोग करने वालों का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता था। महाशक्ति के प्रयोग करने वाले को अंगरक्षक के रूप में रखने का मतलब था कि शिवम का एक महत्वपूर्ण इतिहास था। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, मिस चेन, क्या आपके पिता वान कांग के साथ आपके रिश्ते का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्राचीन मार्शल वर्ल्ड से नहीं हैं? वाह, आप अंदाजा भी लगा सकती हैं। चेन मेंघन और वान कांग के बीच लगभग कोई राज नहीं था। यहाँ आते समय वान कांग ने उसे हमले के बारे में बताया था और उसे तुरंत पता चल गया कि ऐसा क्यों हुआ। एक प्राचीन मार्शल परिवार होने के नाते सबसे ज़रूरी चीज़ें संसाधन और रिश्ते थे। चेन मेंघन के पिता हमेशा चाहते थे कि उनकी शादी किसी प्राचीन योद्धा परिवार या संप्रदाय के किसी व्यक्ति से हो, ताकि एक मजबूत रिश्ता बने और चेन परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े। इसलिए जब उनके परिवार को वान कांग के साथ उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। वान कांग का परिवार भले ही धनी हो, लेकिन चेन परिवार के पास जो संपत्ति थी, वह वान कांग और वांग लिन की संपत्ति से कहीं ज्यादा थी।
उन्हें इस तरह के धन की कोई परवाह नहीं थी। मिस चेन, मैं समझती हूँ, लेकिन आपके परिवार को किस तरह का प्रेमी संतुष्ट करेगा? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। आह, चेन मेंघन ने आह भरी। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जहां कम से कम एक जन्मजात गुरु हो, या कम से कम 8वीं कक्षा या उससे ऊपर का कोई कीमियागर हो। मैं किस तरह के व्यक्ति से शादी करूं, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। लगता है आपका परिवार आपको सिर्फ एक औजार समझता है। चेनमी नघन के चेहरे पर तुरंत भाव गहरे हो गए। शिवम, वान कांग ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। शिवम गलत नहीं था। चेन मेंघन के 2 भाई थे, दोनों ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और चेन परिवार को विरासत में लेने में सक्षम थे। चेन मेंघन ने इस भाग्य से बचने के लिए बचपन से ही कड़ी मेहनत की थी। लेकिन अंत में कुछ भी नहीं बदला। अगर चेन मेंघन अपनी उम्र में बल परिवर्तन के स्तर तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके परिवार में उसकी कोई आवाज़ नहीं होती और वह सिर्फ राजनीतिक विवाह का एक साधन बनकर रह जाती। 3 जन्मजात गुरु, ये तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक। चेन मेंघन ने अभी अभी पिया हुआ पानी लगभग थूक दिया। भारत के सैकड़ों प्राचीन मार्शल परिवारों में जन्मजात गुरु वाले परिवार दुर्लभ थे, 3 तो दूर की बात थी। चेन परिवार प्राचीन मार्शल परिवारों में शीर्ष 3 में शुमार था। वान कांग, मुझे पापा कहो और मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में उसके परिवार के सामने प्रपोज करने ले जाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि चेन के पूर्वज भी तुम्हें उससे शादी करने के लिए मान जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। वान कांग जानता था कि शिवम कभी भी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन वह बता सकता था कि शिवम मदद करने को तैयार है और उसके लिए यह कोई समस्या वाली बात नहीं थी। क्या तुम पागल हो? चेन मेंघन खुद को खड़ा होने से नहीं रोक पाए। शिवम, तुम नहीं जानते कि मेरा परिवार कितना शक्तिशाली है। भले ही तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। क्या प्राचीन मार्शल एसोसिएशन ने तुम्हें प्रबंधन शुल्क के लिए नहीं बुलाया है? चेन मेंघन जानती थी कि शिवम शायद कोई महाशक्तियों का प्रयोग करने वाला या एक दुर्जय अंगरक्षक वाला प्राचीन मार्शल साधक है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि इससे कुछ बदल सकता है। ओह, तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जो सुरक्षा राशि वसूलना चाहते हैं। चेन मेंघन शर्मा गया। हालांकि सबको पता था कि यह सुरक्षा राशि है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सीधे कह दूं। वे लोग जो गुकांग तलवार संप्रदाय से होने का दावा कर रहे थे, मैंने उन्हें पीटा और भगा दिया। उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला और अब भी उन पर मेरे 10 लाख अमेरिकी डॉलर बकाया हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं उन्हें और परेशान करूंगा। शिवम, मजाक करना बंद करो। गुकांग तलवार संप्रदाय एक विशाल संगठन है और आमतौर पर शुल्क लेने आने वाले लोग एक बुजुर्ग होते हैं जिनके कुछ शिष्य होते हैं। गुकांग तलवार संप्रदाय का सबसे कमजोर बुजुर्ग गंगजिन शक्ति के चरम पर होता है। तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो? वान कांग के अनुसार उसके अंगरक्षक की उम्र 30 साल के आसपास लग रही थी, लेकिन एक महाशक्ति उपयोगकर्ता के लिए ऐसे स्तर तक पहुंचना, जो एक इन्नेट मास्टर के बराबर है, एक गंगजिन विशेषज्ञ के इन्नेट तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल था। चेन मेंघन के मन में गुई ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता हो सकता था। हालांकि अपनी क्षमताओं के प्राकृतिक लाभ से वह गुकांग तलवार संप्रदाय के किसी बुजुर्ग को हरा सकता था, लेकिन वे उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। अब जब शिवम सुरक्षित और स्वस्थ था, तो ये स्पष्ट था कि उसने प्रबंधन शुल्क पहले ही चुका दिया था। फिर भी वह यहाँ शेखी बघार रहा था, जो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वान कांग ने शिवम का वर्णन किया था। चेन मेंघन थोड़ा नाखुश लग रहा था। वान कांग ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक दोस्त के रूप में उससे संपर्क किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम बकवास करेगा। आह, तुम सब लोगों का आकलन दिखावे से क्यों करते हो? शिवम ने अपना सिर हिलाया। इन प्राचीन मार्शल परिवारों में हमेशा यही समस्या रही है, वे सोचते हैं कि सिर्फ सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ही सच्चे गुरु होते हैं। उसने ये भी सोचा कि क्या उसे कोई हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढना चाहिए जो अपने बालों को सफ़ेद रंग कर किसी ऋषि जैसा बना दे। कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास तो दे दूं। शिवम खड़ा हो गया और उसकी भयावह उपस्थिति एक लहर की तरह आगे बढ़ी, मानो उसका एक पैर गुप्त तत्वों के क्षेत्र में हो। शिवम, तुम। वान कांग शिवम के सामने खड़ा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो और सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मानो उसकी छाती में पानी भर गया हो। जन्मजात गुरु। चेन मेंघन की आंखें सदमे से भर गईं। हालांकि शिवम ने अभी तक जन्मजात में प्रवेश नहीं किया था, उसकी जैविक धारा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। गुप्त तत्वों के क्षेत्र में एक पैर होने के कारण वह पहले से ही ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। उसकी वर्तमान शक्ति प्रारंभिक जन्मजात गुरुओं से भी बढ़कर थी। इसलिए चेन में मेंघन की नज़रों में शिवम की शक्ति पहले ही जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। इतिहास में 20-30 साल का जन्मजात गुरु कभी नहीं देखा गया था। अगर वान कांग के पास शिवम जैसी विशेषज्ञता होती, तो चेन परिवार रो रहा होता और उससे शादी करने की भीख मांग रहा होता, बजाय इसके कि हालात मुश्किल बनाए या किसी से उसकी पिटाई करवाए। अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें अच्छी तरह पीट सकता हूँ?
शिवम ने अपनी आभा वापस खींच ली और वापस बैठ गया। चेन मेंघन ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया। जब तक जन्मजात गुरु शामिल नहीं होते, अच्छी पिटाई निश्चित थी। अगर शिवम उन्हें मौके पर ही मार भी डाले तो भी गुकान तलवार संप्रदाय के लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसी हरकतें एक जन्मजात गुरु का अपमान मानी जाएंगी। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि यह काफ़ी नहीं है तो मैं किसी और का परिचय करा दूंगा। शिवम ने पुकारा, गु यी इधर आओ। गुरु, आपका क्या आदेश है? गु यी ने तुरंत कहा। शिवम के पीछे प्रकट हुए और सम्मानपूर्वक बोले, गु यी, उन्हें उड़ना सिखाओ। जी हाँ गुरु। गु यी का शरीर जादुई रूप से तैरने लगा, मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव ही न हो। वह उड़ रहा है। वान कांग ने गु यी को पहले भी अग्नि शक्तियों का प्रयोग करते देखा था, लेकिन आकाश में उड़ना कहीं अधिक प्रभावशाली था। ये पौराणिक लोक है। चेन मेंघन के हाव भाव उन लोगों जैसे ही थे जिन्होंने गु यी को पहली बार बाई परिवार में देखा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि पौराणिक लोक होता भी है या नहीं। इतनी शक्ति वाले किसी व्यक्ति को देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। चेन परिवार के चेन मेंघन बड़े साहब का अभिवादन करते हैं। चेन मेंघन जल्दी से उठे और गु यी को एक अत्यंत रहस्यमय विशेषज्ञ के रूप में देखते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है मिस चेन। मैं तो बस गुरु का अंगरक्षक हूँ और तुम गुरु के मेहमान हो। गु यी, तुम नीचे जा सकते हो। शिवम ने हाथ हिलाया। हाँ गुरु। गु यी फिर से उसके पीछे एक प्रेत की तरह गायब हो गया। शिवम, क्या वह सचमुच तुम्हारा अंगरक्षक है? इस बार चेन मेंघन मुश्किल से शांत रह सका। एक पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ को अंगरक्षक के रूप में पाकर उसका आत्मविश्वास स्पष्ट हो गया। गुकान तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, अगर पूरा प्राचीन मार्शल संघ पूरी ताकत से हमला भी कर दे तो भी गु यी जैसा एक पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ उन्हें पल भर में नष्ट कर सकता था। प्राचीन मार्शल जगत की किंवदंतियों में पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ देवताओं के समान थे। हाँ, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। मेरे परिवार में ऐसे हुनर वाले हजारों लोग हैं। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हजारों? चेन मेंघन लगभग डर गई। आज के प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, स्वर्गीय और दिव्य परिवर्तन क्षेत्रों में लोगों के बारे में लगभग कोई नहीं जानता था। लेकिन वह शिवम की बातों को सिरे से नकार नहीं सकती थी। उसकी पृष्ठभूमि वाकई डराने वाली थी। मेंघन, क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? वान कांग को पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की ठोस समझ नहीं थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या दर्शाता है। वह हमारे चेन परिवार को आसानी से तबाह कर सकता है। चेन मेंघन ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि उस बड़े बेवकूफ के पास ऐसे हुनर हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वान कांग ने अपना संयम वापस पाया, ये समझते हुए कि शायद इससे उसकी और चेन मेंघन की समस्याएं सुलझ जाएंगी। शिवम, कुछ ही दिनों में मेंघन के पिता का जन्मदिन है। मुझे कुछ दिनों के लिए गु यी उधार दे दोगे, है ना? वान कांग ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। शिवम ने कहा, लगता है तुम्हारे पिता होने के नाते मुझे सगाई के कुछ उपहार तैयार करने चाहिए। चले जाओ, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। वान कांग ने मजाक में जवाब दिया। मैं ये खर्च उठा सकता हूँ। तुम्हें क्या पता, क्या चेन परिवार के पास पैसे की कमी है? शिवम जानता था कि इन परिवारों के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ अमर साधना और प्राचीन मार्शल आर्ट के संसाधन ही मायने रखते थे। तो फिर उन्हें क्या चाहिए? वान कांग ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें इनकी ज़रूरत है। शिवम ने कुछ गोल चीज़ें निकाली और उन्हें मेज़ पर रख दिया। देखते ही देखते दर्जनों गोलियां उस पर लुढ़क गईं। कितनी अच्छी खुशबू है, ये क्या चीज़ है? वान कांग ने एक उठाई और उसे गौर से देखा। कैंडी का नया स्वाद। कैंडी, मेरा पैर। शिवम ने उसे घूरा। चेन मेंघन, तुम इसे पहचानते हो, है ना? यह एक गोली है। चेन परिवार में एक कीमियागर था और हालांकि वह कीमियागर कभी कभार गोलियां बना लेता था, लेकिन रंग और गुणवत्ता में वे इस गुणवत्ता के आसपास भी नहीं थीं। क्या तुमने ये खुद बनाई हैं? नहीं, मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर हूँ। जाहिर है, मेरे माता पिता ने मुझे ये दिए हैं। शिवम हंसा। मैं वान कांग की ओर से सगाई के उपहार के रूप में ये चीज़ें पेश करूंगा। 1000 QE गैदरिंग पिल्स, 100 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पिल्स, 50 गैंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स और 8वीं कक्षा की 10 इनेट पिल्स। बस, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? चेन मेंघन इतना स्तब्ध था कि बोल ही नहीं पाया। चेन परिवार में केवल 3 जन्मजात गुरु थे, लेकिन उनमें से कई गंगाजिन के शिखर पर थे। ये 10 जन्मजात गोलियां चेन परिवार के लिए 10 और जन्मजात गुरुओं को जन्म दे सकती थीं। बाकी की बात करें तो वे युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए अमूल्य थीं। ऐसे भव्य सगाई के उपहार को कौन मना कर सकता था? अगर वह 10वां भी होता तो चेन परिवार उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। शिवम, आज से तुम मेरे खून के भाई हो। चेन मेंघन के हाव भाव देखकर वान कांग आसानी से इन वस्तुओं के मूल्य का अंदाजा लगा सकता था। बकवास मत करो, इन्हें बनाने की लागत मुश्किल से 1 अरब तक पहुंचती है।
हालांकि वे इन्हें संजोकर रखते हैं, शिवम ने सच कहा। जड़ी बूटियां इतनी महंगी नहीं थीं। कीमिया ही तो असल में अमूल्य थी, वरना विज्ञान और तकनीक को प्राथमिक उत्पादक शक्ति क्यों कहा जाता है। लेकिन मैं इन्हें यूं ही नहीं दे रहा हूं, शिवम ने घमंड से चिढ़ाते हुए कहा। यह आसान है। कितना? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुका दूंगा, चाहे दोगुनी ही क्यों न हो। कृपया, क्या मुझे तुम्हारे अरबों की ज़रूरत है? शिवम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें शादी के लिए सगाई का तोहफा दे रहा हूँ। क्या मुझे पापा कहना उचित नहीं है? शिवम, ज़रा भी जोर मत दो। चाहे मैं भूखा मर जाऊं या अपने ससुर से पिट जाऊं, मैं तुम्हें कभी पापा नहीं कहूँगा। ठीक है, तो अपने ससुर के तुम्हें घर से निकालने का इंतज़ार करो। पापा? वाह, अच्छा, कुछ ही दिनों में पापा तुम्हें प्रपोज करने ले जाएंगे। अरे यार, मैंने तो तुम्हें ऑफ रोड गाड़ी चलाने को कहा था, फिर भी तुम स्पोर्ट्स कार पर अड़े रहे। अब तुम्हें पता है दर्द कैसा होता है ना? अरे, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे ससुर के घर का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने सूर्यदेव को लेकर नहीं जाता, वुलिंग होंगगुआंग के लिए भी नहीं। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे कैसे पता चलता, वरना मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने को कहता। शिवम, वांगकांग और चेन मेंगन घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़े। उन्होंने शिवम के संशोधित सूर्यदेव को सड़क पर ही छोड़ दिया था। शिवम ने मान लिया था कि चेन परिवार बाई परिवार की तरह कहीं बीच में होगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वहां का रास्ता थोड़ा आसान होगा। हालांकि जब चेन मेंगन उन्हें लेने आई तो पता चला कि उनके पीछे 2-3 हज़ार मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक पहाड़ था और चेन परिवार उस पहाड़ की एक घाटी में बसा हुआ था। इस रास्ते पर तो एक ऑफ रोड गाड़ी भी मुश्किल से चल सकती है, स्पोर्ट्स कार की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मार्शल आर्ट मेरी रक्षा करती है। ये पहाड़ी रास्ता मुझे बिल्कुल सपाट लगता है। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तुम ही तो आधी मरी हुई होगे, है ना? शिवम ने मजाक किया। जब हम वापस आएंगे तो मैं 3 से 5 दिन तुम्हारे घर रुकूंगा और आज बन की गई कैलोरी की भरपाई के लिए रोज मुफ्त में खाऊंगा पीऊंगा। ठीक है, ठीक है, इस बार मैंने तुम्हारी पत्नी की समस्याओं में तुम्हारी मदद कर ही दी है। इसका फायदा मत उठाओ और शर्मीले मत बनो। चलो चलते हैं, तुम 20 मिनट से आराम कर रहे हो। अगर हम समय बर्बाद करते रहे तो सूरज डूब जाएगा। धिक्कार है तुम पर। वांगकांग बड़बड़ाते हुए उठा और उस घाटी की ओर बढ़ गया जहां चेन परिवार रहता था। लगता है कार को फिर से मॉडिफाई करने का समय आ गया है। शायद एंटी ग्रेविटी सिस्टम लगा दूं या सोलर फर्नेस लगा दूं। क्या ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला होगा? शिवम ने सोचा। कार सिर्फ जमीन पर ही चल सकती थी, जो कभी कभी काफी असुविधाजनक होता था। मेजबान, जब तक हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, मैं आपके लिए अदृश्य सामग्री की एक परत लगा सकता हूँ। फिर आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि किसी को एंटी ग्रेविटी सिस्टम या सोलर फर्नेस का पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। वापस आने पर मैं इसे मॉडिफाई करूंगा। शिवम ने उंगलियां चटकाईं। अरे, कछुए की तरह हिलना बंद करो, जल्दी करो, वरना तुम्हारे ससुर का जन्मदिन निकल जाएगा। शिवम ने वांगकांग का कॉलर पकड़ा और पंख की तरह हल्के से आगे बढ़ गया। हे, ये दो जोकर। चेन मेंगन उन्हें पूरे रास्ते झगड़ते हुए देखती रही। हालांकि वे एक दूसरे का अपमान कर रहे थे और एक दूसरे के पिता होने की कल्पना कर रहे थे, फिर भी पुरुष मित्रता अजीब सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि वे सचमुच एक दूसरे के साथ हैं। वह हंसी। रहने दो, बकवास करना कोई अपराध नहीं है। चेन मेंगन ने हल्के से छलांग लगाई, कुशलता से पहाड़ों को पार करते हुए। शिवम को अपना परिवहन बनाकर उनकी गति काफी बढ़ गई और जल्द ही उन्होंने नीचे घाटी में बसे चेन परिवार को देख लिया। ये वाकई एक छिपा हुआ परिवार था। चेन परिवार की इमारतें घाटी के बीचों बीच थीं, जो खेतों और एक साफ नदी से घिरी हुई थीं, जिससे एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ था। चेन परिवार की संपत्ति लगभग एक छोटे से कस्बे जैसी लग रही थी। अरे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। वह तो बहुत पहले ही धूल में खो गई है। वांगकांग चिल्लाया। लगभग 10 मिनट बाद चेन मेंगन आखिरकार सांस फूलने के बावजूद उसके पास पहुंच गई। शुरुआत में तो वह मुश्किल से शिवम के साथ चल पाई थी, लेकिन बाद में उसकी सहनशक्ति उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। लो, पकड़ो। शिवम ने एक ची इकट्ठा करने वाली गोली उसकी ओर फेंकी। चेन मेंगन ने चतुराई से गोली पकड़ी और उसे अपनी जेब में रख लिया। इस प्रकार की ची इकट्ठा करने वाली गोली शरीर द्वारा ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति के अवशोषण को तेज कर सकती थी, जिससे आंतरिक शक्ति का विकास तेज हो जाता था। उन प्राचीन मार्शल परिवारों में ऐसी गोलियां अनमोल होती थीं। सबसे संपन्न लोगों को भी महीने में 1 या 2 गोलियां नहीं मिलती थीं। केवल शिवम जैसा व्यक्ति ही इन्हें नियमित ऊर्जा पूरक की तरह इस्तेमाल कर सकता था। अरे चेन मेंगन, तुम्हें इतना कंजूस होने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों की कोई खास कीमत नहीं है, बस कुछ 1000 रुपये प्रति गोली की कीमत है। इसे छिपाओ मत।
चेन मेंघन शर्मा गई, सोच रही थी, तुम्हें लगता है ये गोलियां हमें आसानी से मिल जाती हैं। शिवम ने एक और गोली फेंकी, बस खा लो, मेरी गोलियां उन बेकार गोलियों से कहीं बेहतर हैं। मेंघन, बस खा लो, इस कमीने को इसकी कोई कमी नहीं है, वान कांग ने बीच में कहा। तभी चेन मेंघन ने अनिच्छा से गोली निगल ली। गोली की ऊर्जा उसके अंगों में तुरंत भर गई, जिससे उसने जो भी आंतरिक शक्ति ग्रहण की थी वह फिर से भर गई, और आश्चर्यजनक रूप से उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही है, हर पल बढ़ रही है। अब चेन मेंघन को समझ आ गया था कि शिवम ने इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां क्यों हासिल की। पर्याप्त गोलियों के साथ उन्हें रोजाना भोजन और पानी की तरह इस्तेमाल करके बिना प्रशिक्षण के उसकी विकास गति उनके सावधानीपूर्वक प्रयासों को पार कर सकती थी। हे, अब तो बस हो गया, शिवम हंसे, ये महंगे नहीं हैं, मैं चावल पकाने वाले कुकर से 1 घंटे में 100-200 बना सकता हूँ। मेरे यहाँ हम इन्हें खिलाते हैं कुत्तों के लिए। चेन मेंघन के दिमाग में कुछ दिन पहले का एक दृश्य कौंध गया। ऐसा लग रहा था कि शिवम के काले कुत्ते एक गौजी के पास एक कटोरा भरा हुआ था जो सामान्य कुत्ते के खाने जैसा नहीं लग रहा था। पता चला कि ये वो गोलियां थीं जिनके लिए मार्शल आर्टिस्ट लड़ते थे। लगता है कोई आ रहा है। इसी समय शिवम ने जिस दिशा में वे गए थे वहां से शोरगुल सुना। उधर देखने पर उसने एक जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने लोगों के एक समूह को पेड़ों के बीच से जाते देखा। हर किसी की पीठ पर एक लंबी तलवार थी और उनके कपड़ों की छाती पर वही प्रतीक कढ़ाई किया हुआ था। ये गोकान तलवार संप्रदाय है। शिवम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने एल्डर गूडोन को देखा जिन्हें उसने पिछली बार पीटा था। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक लग रही थीं, वह अब काफ़ी ऊर्जावान भी लग रहा था। हाँ, मेरे पिता ने कई परिवारों और संप्रदायों को आमंत्रित किया था। हमारे परिवार की कुछ प्रतिष्ठा है, इसलिए उन सभी संप्रदायों और परिवारों के नेताओं को आज यहाँ आना चाहिए। ओह, तो इसका मतलब है कि गोकान तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को भी आज यहाँ होना चाहिए। शिवम ने शरारती मुस्कान बिखेरी। वाह, पिछली बार उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया था और मानसिक क्षति का भुगतान भी नहीं किया था। मैं इस बार सब कुछ वसूल कर लूँगा। अरे शिवम, सावधान रहना, उनके संप्रदाय प्रमुख एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हैं। मजाक मत करो, चेन मेंघन ने चेतावनी दी, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक ठंडा भावहीन चेहरा घूम गया और वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, एक पौराणिक क्षेत्र के महाशक्तिशाली की सुरक्षा में गोकान तलवार संप्रदाय का क्या महत्व था। कोई आ रहा है, सावधान। गोकान तलवार संप्रदाय के आगे खड़ा शिष्य रुक गया, सतर्कता से आगे देख रहा था। एक क्षण बाद एक युवक जो लगभग 20 साल का लग रहा था तिरस्कार भरी नजरों से उनके सामने आ खड़ा हुआ। फिर भी वह एक भयंकर जानवर जैसा लग रहा था। धिक्कार है तुम पर, गूडोन, तुम कहाँ हो? पैसे दो, तुम कौन होते हो गोकान तलवार संप्रदाय का रास्ता रोकने की हिम्मत करने वाले? इस बार गोकान तलवार संप्रदाय से लगभग 100 लोग आए, जिनमें संप्रदाय प्रमुख, बुजुर्ग और शिष्य भी शामिल थे। उनमें से एक दर्जन ने तुरंत अपनी लंबी तलवारें निकाली और फोंग जुएयू का रास्ता रोक दिया। अरे गूडोन, बहरे होने का नाटक मत करो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। पिछली बार तुमने मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया था और मुझे मेरे सपने से डराकर जगा दिया था, जिससे मुझे कई दिनों तक बुखार रहा था। हमें आज ही यह काम निपटाना होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? फोंग जुएयू ने कहीं से एक कैलकुलेटर निकाला और उसे तेजी से दबाने लगा। मेरा सामने का दरवाज़ा सुनहरे नानमू से बना है, सामग्री और मेहनत मिलाकर $600,000। मुझे मेरे सपने से जगाने के लिए $4 लाख का मानसिक नुकसान ज़्यादा नहीं है ना? और हाँ, मुझे 3 दिन से बुखार था, मैं दुनिया भर के कई व्यवसायों का प्रबंधन नहीं कर रहा था। क्या मुझे खोई हुई तनख्वाह का हिसाब नहीं लगाना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो रोज़ाना करोड़ों से लेकर $100 करोड़ तक कमाता है, मैं इसे 3 दिनों के लिए $30 करोड़ कहूँगा। मैं अतिरिक्त $10 लाख भी मिटा दूंगा। भुगतान करो। बीप, रीसेट। शिवम ने कैलकुलेटर रख दिया और गोकान तलवार संप्रदाय की ओर हाथ बढ़ाया। हा, ये बेकाबू लड़का हमारे गोकान तलवार संप्रदाय पर इतनी बेपरवाही करने की हिम्मत कहाँ से कर बैठा? एक अधेड़ उम्र का आदमी जो लगभग 50 साल का लग रहा था जोर से हंसा। गूडोन, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? जैसे ही गूडोन ने शिवम को देखा, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। शिवम, जिसकी ताकत निस्संदेह गंगाजिन के चरम पर थी, से आसानी से हार जाने के बाद एक बार सबक सिखाने के बाद उसके अंदर डर गहराई से बैठ गया। 5वें बुजुर्ग, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है शिवम। पिछली बार मैं प्रबंधन शुल्क लेने गया था और उसी के हाथों घायल हो गया था। गूडोन ने शिवम की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। ओह, क्या ये सचमुच वही है? पिछली बार जब गूडोन घायल होकर लौटा था तो वे थोड़े संशय में थे, लेकिन शिवम के आभामंडल से पता चलता था कि उसके पास गंगाजिन के 5वें स्तर से ऊपर की साधना थी, इसलिए गूडोन की हार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यह अकल्पनीय था कि 20 साल के एक युवक के पास इतनी साधना कैसे हो सकती है।
गुकांग तलवार संप्रदाय के शीर्ष 5 बुजुर्ग गंगाजिन के शिखर पर थे। कम से कम 40 साल की उम्र के बाद गंगाजिन तक पहुंचे थे और पहले से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। फिर भी आखिरकार ये गंगाजिन ही था। 5वें एल्डर को यह एहसास हो गया था कि फेंग जुएयू के पास जन्मजात सच्ची क्यूई या ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का प्रचुर भंडार न होने के बावजूद वह अनिच्छा से कुछ शक्तियां जुटा सकता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसकी साधना उनके जैसी ही थी। सबसे शक्तिशाली महान एल्डर के अलावा गंगाजिन के शिखर पर 4 विशेषज्ञ थे, साथ ही जन्मजात क्षेत्र में संप्रदाय प्रमुख भी थे। एक अकेला फेंग जुएयू क्या क्या कर सकता था? श्रीमान शिवम, मैं गुनान हूँ, गुकांग तलवार संप्रदाय का 5वां एल्डर। पिछली बार जब मेरा जूनियर प्रबंधन शुल्क लेने गया था तो उसका व्यवहार सचमुच कुछ रूखा था। लीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हालांकि उनकी उम्र में काफ़ी अंतर था, प्राचीन मार्शल दुनिया में उनके पद समान थे। कम से कम एल्डर गुनान बोलना जानते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो इतने अहंकारी व्यवहार करते हैं मानो वे अजेय हों। फेंग जुएयू ने गो डोंग की ओर देखा, जिसने तुरंत उसकी नज़रें चुरा लीं। ऐसे में चलो खोई हुई तनख्वाह की बात भूल जाते हैं। बस मेरे दरवाजे और मानसिक क्षति का मुआवजा दे दो। $10 लाख तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए, है ना? गुनान के चेहरे पर तुरंत नाराज़गी की एक झलक दिखाई दी। $10 लाख वाकई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने अभी भुगतान कर दिया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि गुकांग तलवार संप्रदाय हार मान रहा है? इसके अलावा शिवम का प्रबंधन शुल्क अभी तक नहीं सौंपा गया था। इनेट के नीचे सभी चींटियां थीं और वह पैसा वसूलना था। श्रीमान फेंग, मुआवजे के मामले पर बात हो सकती है, लेकिन प्रबंधन शुल्क के बारे में हमें अभी भी बातचीत करनी होगी। गुनान ने परेशान भाव दिखाया। प्रबंधन शुल्क ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारा गुकांग तलवार संप्रदाय वसूलना चाहता हो। ये प्राचीन मार्शल एसोसिएशन का एक नियम है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें मुश्किल में डालने से बचाने के लिए आप भुगतान कर दें। हालांकि यह सच था कि प्राचीन मार्शल एसोसिएशन प्रबंधन शुल्क तय करता था, लेकिन इसे वसूलने वाले संप्रदाय को 50% की छूट मिल सकती थी। यह विवरण उन्होंने नहीं बताया। क्या अब भी सुरक्षा शुल्क लेना चाहते हो? शिवम का चेहरा काला पड़ गया। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन कहाँ है? मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मैं सुबह से शाम तक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ और वे इसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं। ये कैसा तर्क है? हम घमंडी, चौथे बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। 5 साले, ये बच्चा आज यहाँ साफ तौर पर परेशानी खड़ी करने आया है, प्रबंधन शुल्क देने का इरादा नहीं रखता। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह अपनी मर्जी से निंदा कर सके। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन की स्थापना सभी संप्रदायों और परिवारों ने मिलकर की थी, इसलिए इसे कोसने का मतलब गुकांग तलवार संप्रदाय को भी कोसना था। बच्चे, मेरी सलाह है कि तुम आज्ञाकारी होकर प्रबंधन शुल्क सौंप दो, वरना तुम आज यहाँ से जाने के बारे में आसानी से भूल सकते हो। चौथे बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। जाओ। गुकांग तलवार संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह तुरंत आगे बढ़ा और घेर लिया। शिवम, बच्चे, हम आपको आदरपूर्वक मिस्टर फांग कहते हैं, वरना आप कुछ भी नहीं हैं। बेवजह फायदा मत उठाए, चौथे बुजुर्ग ने कहा। आपकी उम्र में गंगाजिन के शिखर तक पहुंच पाना वाकई प्रभावशाली है, लेकिन गंगाजिन के शिखर की भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो आप सुरक्षा शुल्क नहीं ले सकते और डकैती का सहारा ले रहे हैं। शिवम मुसीबत खड़ी करने के इरादे से आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुरक्षा शुल्क लेते समय वे इतने नेक काम करेंगे। ठीक है, गंगाजिन के उसी शिखर की भी सीमाएं होती हैं। लगता है अगर आज मुझे अपना मुआवजा चाहिए तो मुझे खुद ही काम करना होगा। शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैविक धारा की एक स्पष्ट लहर तुरंत फैल गई, जिसकी गति बिना म्यान वाली तलवार की तरह तेज थी। डिंग डिंग डिंग। गुकांग तलवार संप्रदाय के शिष्यों के हाथों में मौजूद सभी तलवारें बेकाबू होकर कांपने लगी, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें बुलाया हो, यहाँ तक कि उनके हाथों से उड़ने का संकेत भी दे रही थीं। तलवार, आओ! शिवम जोर से चिल्लाया। स्विश स्विश स्विश। पल भर में 100 से ज्यादा तलवारें उनके हाथों से उड़कर सीधे शिवम की ओर बढ़ गईं। एक रहस्यमयी शक्ति के मार्गदर्शन में वे तलवारें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, उसके शरीर के चारों ओर मंडरा रही थीं, मानो किसी भी क्षण उसकी पुकार का जवाब देने के लिए तैयार हों। क्या ये तलवार का इरादा है? कई बुजुर्गों की पुतलियां कई बार फैल गईं। यहाँ तक कि जन्मजात विशेषज्ञ भी तलवार के इरादे को नहीं समझ पाए होंगे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इसकी दहलीज को छुए बिना ही बिताया था। तलवार नियंत्रण तकनीक। एकाकी 9 तलवारें सीखने के बाद शिवम सभी तलवारों की जड़ की ओर वापसी सीखना चाहता था, लेकिन इस मार्शल आर्ट के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। लगभग संभावित स्रोत शक्ति प्राप्त करने के बाद वह अपनी साधना से विमुख कैसे हो सकता था? इसलिए उसने ली शियाओयाओ के साथ तलवार नियंत्रण तकनीक सीखना शुरू किया। तलवार नियंत्रण तकनीक मार्शल आर्ट के क्षेत्र से भी आगे निकल गई थी, यहाँ तक कि अमर तकनीकों की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। हालांकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी, उसके हाथ में साधारण हथियार खिलौने थे।
वे अनमोल तलवारें उसकी ऊर्जा के मार्गदर्शन में उसके चारों ओर स्वतंत्र रूप से नाच रही थीं, अपने नीचे की मिट्टी को चीर फाड़ रही थीं। वे कम शक्तिशाली शिष्य घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, तलवार क्यूई से उनकी त्वचा फट गई। 10,000 तलवार तकनीक। शिवम ने आगे की ओर इशारा किया और 100 लंबी तलवारें एक साथ आगे बढ़ीं, भयानक रूप से शक्तिशाली और विस्मयकारी। पीछे हटो। शिवम की तलवारबाजी उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। क्या ये वाकई एक सिद्ध मार्शल आर्टिस्ट द्वारा किया जा सकने वाला एक शक्तिशाली हमला था? लेकिन गंगाजिन की चोटी पर साधना के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता था? सुरक्षात्मक तलवार गिरोह। चारों बुजुर्ग जानते थे कि इस समय वे अपनी स्थिति पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अगर वे एकजुट नहीं होते तो इस हमले का सामना करना उनके लिए असंभव था और वे सभी घायल हो जाते। झनकार, झनकार, झनकार। तलवारों की कतार को चारों बुजुर्गों की सुरक्षात्मक गंग क्यूई ने उनके सामने आधा मीटर की दूरी पर रोक दिया। प्रत्येक तलवार से लगातार भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी, फिर भी वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और न ही जरा भी पीछे हट पा रही थी। चारों लोगों के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। सुरक्षात्मक गंग क्यूई गंगाजिन साधकों की एक अनोखी क्षमता थी और गोलियां भी गंग क्यूई की इस परत को भेद नहीं सकती थीं। हालांकि शिवम का हमला गोली से 10 गुना ज्यादा भयानक था। उन पर जबरदस्त दबाव था। साथ मिलकर भी वे शिवम के हमले को मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। ये चाल किसी गंगाजिन साधक की सीमा से भी आगे निकल चुकी थी। इसी समय वान कांग और चेन मेंगन आखिरकार पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलेगा। शिवम ने पूरी तरह अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए सैकड़ों तीखी तलवारों को नियंत्रित किया और गंगाजिन की चोटी पर गुकांग तलवार संप्रदाय के 4 बुजुर्गों को इस हद तक धकेल दिया। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? चेन मेंगन को उस चाल से ऐसा दबाव महसूस हुआ जो जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट ने भी उसे कभी नहीं दिया था। दुनिया में ऐसी तलवारबाजी कहाँ मिलती है? अरे लाओ फैंग, क्या यही तलवार नियंत्रण तकनीक है? कमाल है, अगली बार मुझे सिखाना। तुमने सही अनुमान लगाया। वान कांग का बेतुका अनुमान असल में सही था। ठीक है, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेहनत और समय लगाने को तैयार हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम इस समूह को 1 साल में हरा सकते हो। 1 साल? चेन मेंगन की सांस रुक गई। 1 साल में प्राचीन मार्शल आर्ट की बुनियादी समझ हासिल करना भी बहुत बड़ी बात थी। कई मार्शल कलाकार जीवन भर सहज अवस्था की दहलीज तक पहुंचने में ही असमर्थ रहे। फिर भी शिवम ने दावा किया कि 1 साल ही काफ़ी होगा। लेकिन गूही के बारे में सोचकर, जो पौराणिक क्षेत्र में पहुंच गया था, चेन मेंगन को लगा कि कुछ भी संभव है। हालांकि उसने पहले कभी इतनी शक्तिशाली शक्ति के बारे में क्यों नहीं सुना था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। 4 साधारण गंगाजिन साधक वास्तव में मेरी 50% शक्ति को रोक सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है। चारों के उग्र भावों की तुलना में शिवम पूरी तरह से निश्चिंत लग रही थी। क्या केवल 50% शक्ति? असंभव, वह जरूर धोखा दे रहा है। क्या वह खुद को जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट समझता है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं धोखा दे रहा हूं या नहीं। शिवम ने अपनी जैविक धारा को समायोजित किया और तुरंत अपने हमले में और अधिक ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति एकत्रित कर ली। मेरे लिए तोड़ो। धड़। असाधारण रूप से मजबूत सुरक्षात्मक गैंग क्यूई संकेत पर टूट गया और घातक तलवारें चारों बुजुर्गों की ओर बेरोक-टोक चलती रहीं। युवक, जहां तक हो सके लोगों को छोड़ दो। तुम मेरा और गुकांग तलवार संप्रदाय का घोर अपमान कर रहे हो। उसी क्षण पीछे खड़ा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आखिरकार हिल गया। उसने आगे की खाली जगह की ओर 2 उंगलियां बढ़ाईं और एक सुनहरी तलवार क्यूई शिवम के हमले से टकराए। दोनों सेनाएं बराबरी पर थीं। टकराती ऊर्जाओं से 100 से ज्यादा परिष्कृत स्टील की लंबी तलवारें चूर्ण विखंडित हो गईं, जिससे लोहे की धूल का एक क्षेत्र बन गया। कितनी शक्तिशाली तलवार क्यूई! उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। गंगाजिन की चोटी पर एक युवक की तलवार की चाल वास्तव में उसकी तलवार क्यूई से टक्कर ले सकती थी। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, जन्मजात और अर्जित मार्शल आर्टिस्ट के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जन्मजात सच्ची क्यूई की शक्ति आंतरिक शक्ति से दर्जनों गुना ज्यादा थी। सबसे शक्तिशाली अर्जित मार्शल आर्टिस्ट भी एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के एक वार का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन शिवम ऐसा करने में कामयाब रहा। चारों बुजुर्गों के सामने आते ही उसका शरीर मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। छोटी उम्र में इतनी ताकत होना वाकई कमाल की बात है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ताकत टूटने का कारण बनती है। आप गुकांग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख हैं। शिवम ने बूढ़े व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की तुलना छिपे हुए एलिमेंटल से की जा सकती है, लेकिन साधना का ये प्राचीन रूप एक उच्च सभ्य ब्रह्मांडीय समाज की रूढ़िवादी क्षमता विकास पद्धति के सामने कुछ भी नहीं था। एक शीर्ष जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट शायद ही किसी कनिष्ठ छिपे हुए एलिमेंटल से मुकाबला कर पाता। मैं गूमो हूँ, गुकांग तलवार संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय प्रमुख, गूमो ने विनम्रतापूर्वक कहा। युवक, तुमने मेरे शिष्य को घायल किया और
मेरे संप्रदाय का अपमान किया। इस वर्ष का प्रबंधन शुल्क 50% तक बढ़ जाएगा और मैं बीती बात को भूल जाऊंगा। धिक्कार है, अभी भी पैसे मांगने आया हूँ। शिवम ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम नासमझ हो या मैं? तुम सुरक्षा शुल्क के लिए मेरे घर में घुस आते हो और जब मैं मुआवजा मांगता हूँ तो तुम हिंसा पर उतर आते हो। अब तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो। तुम स्याही, तुम श्रेष्ठ हो। ये बेतुका श्रेष्ठता बोध कहाँ से आता है? शिवम ने अपने दिल में लंबे समय से दबी सारी शिकायतें व्यक्त कर दीं। अगर सामने वाला बूढ़ा न होता तो शायद वह और भी ज्यादा तीखी भाषा का इस्तेमाल करता। तुम मौत को दावत दे रहे हो। किसी संप्रदाय के नेता से इस तरह पूछताछ पहले कभी नहीं की गई थी। इसके अलावा गुमो अपने अस्थिर और जानलेवा स्वभाव के लिए बदनाम था। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन के नियम के अनुसार प्राचीन मार्शल कलाकारों को अपनी इच्छा से आम लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन तुम्हें मारने में इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति मेरे गुकान तलवार संप्रदाय द्वारा ले ली जाएगी। झंझनाहट। गुमो ने अपना हाथ बढ़ाया और एक तलवारधारी शिष्य से अचानक एक काली खजाने वाली तलवार निकली। परिष्कृत इस्पात से बनी साधारण तलवारों की तुलना में ये तलवार निस्संदेह एक दिव्य अस्त्र थी। जनजात अस्त्र केवल जनजात क्षेत्र के गुरु द्वारा ही गढ़े जा सकते थे। जनजात गुरुओं के बीच भी जनजात अस्त्र का होना अत्यंत दुर्लभ था और उसका मूल्य धन से मापना लगभग असंभव था। तुम मुझे मारना चाहते हो? शिवम का स्वर ठंडा हो गया। क्या ये प्राचीन युद्ध संप्रदाय डाकू थे या लुटेरे? वे बस पैसे या सुरक्षा शुल्क के बारे में बात करते थे। भारत इन शक्तियों को अनियंत्रित रूप से कैसे विकसित होने दे सकता था? वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। गुरु, इस व्यक्ति में एक छिपे हुए तत्व की शक्ति है। क्या मैं कार्रवाई करूं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वर्तमान शक्ति एक जनजात गुरु के सामने कैसी है। अगर मैं लड़खड़ाऊं तो तुम बीच में आ जाना। हाँ, लगता है मुझे मुखिया से अच्छी बातचीत करने का कोई मौका ढूंढना चाहिए। इन संप्रदायों को सुधारने का समय आ गया है, शिवम ने मन ही मन बुदबुदाया। नौजवान, मेरी तलवार से मरना तुम्हारा सम्मान है। गुमो की तलवार बड़ों और शिष्यों की तलवारों से बेजोड़ थी। वह तेज और निर्दयी थी, शिवम भी उसकी गति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। मेजबान, अपने पूर्वज की छोड़ी हुई तलवार निकालो। ये छोटी सी टूटी हुई तलवार शायद तुम्हारे वार का भी सामना न कर पाए। ठीक है, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। गुमो की तलवार शिवम तक पहुंची, लेकिन उस क्षण में शिवम के हाथ में अचानक एक भारी काली प्राचीन तलवार प्रकट हो गई। जब उसने तलवार में ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का संचार किया तो उस पर लगा काला जंग अचानक छिल गया और एक अविश्वसनीय रूप से तेज धार दिखाई दी। झड़प। शिवम ने बचाव के लिए अपनी तलवार उठाई। एक तेज आवाज के साथ गुमो के हाथ में तलवार चकनाचूर हो गई और खून की एक फुहार निकली, क्योंकि तलवार पकड़े हुए हाथ को एक तेज तलवार क्यों ने साफ साफ काट दिया। हे भगवान, इतना तेज! पहले शिवम ने इसे सिर्फ एक कुंद वस्तु समझा था। कौन जानता था कि यह एक अजेय हथियार है। गुमो ने असहनीय दर्द को दबाया और दर्जनों कदम पीछे हटते हुए जल्दी से अपने कटे हुए हाथ पर एक्यू पॉइंट्स को सील कर दिया। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। ये तलवार ही खजाना थी गुकान तलवार संप्रदाय का, एक ऐसा हथियार जिसने अनगिनत तलवारों को कुचल दिया था। फिर भी शिवम ने उसे आसानी से तोड़ दिया। ये कौन सी तलवार है? गुमो ने शिवम की प्राचीन तलवार को घबराहट से देखा। ओह, यह मेरे पूर्वजों की महान तलवार है। देखो, अब ये कितनी प्रभावशाली है। ज़ियाओ यी, इस तलवार का मूल क्या है? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसने इसे हल्का सा झटका दिया ही था कि तलवार की धार ने गुमो की तलवार के साथ उसकी बाँह भी काट दी। अगर वह नंगे हाथों लड़ रहा होता तो फैंग जुएयू के लिए जीतना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, मैंने तुम्हें जो कलाकृति शोधन तकनीक सिखाई है वह तुम्हारी पृथ्वी पर मौजूद कबाड़ जैसी बिल्कुल नहीं है, ज़ियाओई ने गर्व से कहा। पृथ्वी पर हथियारों को सांसारिक और जन्मजात हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन इस तलवार को निश्चित रूप से एक दिव्य कलाकृति माना जा सकता है। अगर तुम भूमि के स्तर तक पहुंच गए तो तुम एक ही वार से पहाड़ को आधा काट सकते हो, लेकिन अभी तुम इसका इस्तेमाल मुश्किल से कर सकते हो। फिर भी इस तलवार से तुम पृथ्वी पर बगल में चल सकते हो, भले ही तुम्हारे पास केवल एक छिपे हुए तत्व की शक्ति हो। वाह वाह! फैंग जुएयू ने अपने हाथ में प्राचीन तलवार को धीरे से सहलाया। फू बैदाई वाकई अद्भुत था, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कोई चीज़ भी आश्चर्यों से भरी थी। एक्यूपंक्चर बिंदु को सील करने के बाद गुमो का रक्तस्राव धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन ट्रू क्यूई के रिसाव और उसके हथियार के नष्ट हो जाने के कारण और शिवम के हाथ में दिव्य हथियार के डर से वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके पास और कितना कुछ छिपा है। चेन मेंगन ने जमीन पर कटी हुई काली खजाने वाली तलवार को घूरा। ये तलवार, जिसे गुकांग तलवार कहा जाता है, गुकांग तलवार संप्रदाय की पीढ़ियों से चली आ रही एक खजाना थी।
एक असली जन्मजात हथियार। ये पूरे प्राचीन मार्शल जगत में केवल दूसरों को तोड़ने के लिए कुख्यात था, खुद टूटने के लिए नहीं। किसने सोचा होगा कि आज यहाँ इसे नष्ट कर दिया जाएगा। गुकांग तलवार के नष्ट हो जाने और एक हाथ कट जाने के कारण गुमो की शक्ति कम से कम 50% कम हो गई। गुकांग तलवार संप्रदाय के लिए आने वाले दिन शायद काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। शिवम, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ये बूढ़े मुगल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो तुम्हारा पहले भी झगड़ा हुआ था? वान कांग ने शिवम के स्वर में कुछ नाराजगी महसूस की। हाँ, इस गिरोह ने किसी तरह से मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे घर में घुसकर कुछ प्रबंधन शुल्क की मांग की और मेरे दरवाजे को भी तोड़ डाला। मैं आज उस कर्ज की वसूली करने आया हूँ। अरे, मुझे अब याद आया, हर नए साल पर मेरे पिताजी कुछ लोगों से मिलते थे जो ढोंगियों जैसे कपड़े पहने होते थे। क्या ये वही लोग हो सकते हैं? वान कांग को अचानक कुछ याद आया। शायद वही हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये प्राचीन मार्शल वर्ग संप्रदाय भारत के हर नामी अमीर आदमी से सुरक्षा शुल्क वसूलते रहे होंगे। लेकिन इस बार मुझसे टकराने का उनका कोई भाग्य नहीं था। छी! शिवम ने प्राचीन तलवार जमीन में ठोंक दी। पत्थर, चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, बीच में ऐसे धंस गया मानो वह टोफू हो। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये समूह खत्म हो गया है। वान कांग ने अपनी आंखें ढंक लीं। शिवम को जानते हुए उसके इस भाव का मतलब था कि वह मुसीबत में फंसने वाला है। शिवम को आते देख चारों बुजुर्ग तुरंत गुमो के सामने पहरा देने खड़े हो गए। अरे, तुम्हारे संप्रदाय के नेता को मैंने पहले ही मार गिराया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब मुझे हरा सकते हो? शिवम ने जमीन पर पड़ी प्राचीन तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम भी मेरी महान तलवार का एक वार चखना चाहते हो? रुको! गुमो का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन संप्रदाय के नेता होने के नाते वह अपने बुजुर्गों को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकते थे। उनकी क्षमता को देखते हुए वे शिवम के एक वार से भी नहीं बच सकते थे। आज मेरा गुकांग तलवार संप्रदाय गिर गया है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरा संप्रदाय इसके परिणाम भुगतेगा, गुमो ने दृढ़ता से कहा। मैंने तुमसे कहा था, मैं यहाँ सिर्फ मुआवजा मांगने आया हूँ। बस मेरी मेहनत, भावनात्मक क्षति और मेरे घर के दरवाजे का भुगतान कर दो, बस, है ना? क्या इसके लिए हिंसा की जरूरत थी? अब संतुष्ट? शिवम ने दुखी भाव से कहा, मानो आज नुकसान उसी का हुआ हो। मुझे चेकबुक तो ला कर दो। गुमो ने साफ सुना, शिवम सिर्फ पैसे के लिए आया था, लेकिन वह सचमुच कसम खाना चाहता था। सोच रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिर्फ 3 अरब कैसे गंवा सकता है। संप्रदाय प्रमुख, एक शिष्य ने कलम से गुमो को चेकों का एक मोटा ढेर थमा दिया। गुमो ने चेक पर एक नंबर लिखा, फिर अपने हस्ताक्षर कर दिए। हमारा प्राचीन मार्शल एसोसिएशन कई बैंकों के साथ काम करता है। 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से कम का कोई भी चेक तुरंत भुनाया जा सकता है। गुमो ने 3 चेक फाड़कर शिवम को दे दिए। यह आदमी कितना बेशर्म है, वान कांग ने घृणा से देखा। मेहनत का मुआवजा? क्या उस समय मुद्रा बाजार में धमाका करते हुए शिवम ऊर्जा और जुझारूपन से भरपूर नहीं था? लेकिन इस दुनिया में जीतने वाले ही नियम लिखते हैं। अगर शिवम कमजोर होता तो शायद चुपचाप प्रबंधन शुल्क चुका देता। अब जब वह जीत गया तो स्वाभाविक रूप से उसने ही फैसला लिया। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दे दिए? शिवम ने खुशी खुशी तीनों चेक ले लिए। जियाओ ली, सब ठीक है। होस्ट, कोई बात नहीं, ये तीनों चेक कभी भी भुनाए जा सकते हैं। अच्छा, बात बन गई। शिवम ने चेक अपनी जेब में रख लिए। तुम्हें अपना पैसा मिल गया, अब तुम जा सकते हो, है ना? गुमो ने कहा। हाँ, हमने वो पुराना कर्ज चुका दिया है। अब आज के बिल पर बात करने का समय है, शिवम ने कहा। उसे इन प्राचीन मार्शल संप्रदायों का एहसास हो गया था। बहुत अमीर थे, हालांकि वह पहले से ही अमीर था, फिर भी और पैसा होना किसे नापसंद हो सकता है। अमीर लोगों का पैसा कंजूसी और मितव्ययिता से जमा होता है। आज का बिल? गुमो गुस्से से भर गया, ये देखकर कि शिवम बस उनका शोषण करना चाहता था। ज्यादा मत करो, क्या तुम्हें आपसी विनाश का डर नहीं है? आपसी विनाश? पहले तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है, ठीक है? शिवम हंसा। तुम? गुमो की छाती जोर से धड़क उठी, जिससे उसका गुस्सा जाहिर हुआ, लेकिन शिवम ने जो कहा वह सच था। अगर आज पूरा गुकांग तलवार संप्रदाय भी नष्ट हो जाए तो भी शिवम को कोई नुकसान नहीं होगा। बताओ, कितना चाहिए? गुमो ने आखिरकार विरोध करना छोड़ दिया। क्या मेरे लिए कर्ज वसूलना ही सही नहीं है? तुमने न सिर्फ मुझे मुआवजा नहीं दिया, बल्कि मुझे मारने की कोशिश भी की। मैं कमजोर दिल का काया हूँ। मुझे बाद में अस्पताल में पूरे शरीर की जांच करवानी है, इसलिए इलाज का खर्च, पोषण शुल्क, मेरी कुल संपत्ति को देखते हुए 10 अरब डॉलर ज्यादा नहीं है ना? नहीं, कोई बात नहीं, चेकबुक ले आओ। गुमो ने आह भरी, आज तो उनका खून ही निकल जाएगा। 10 अरब डॉलर उनके संप्रदाय का सालाना खर्च था। और गुमो रोने ही वाला था। हालांकि गुकांग तलवार संप्रदाय अमीर था, फिर भी इतने सारे शिष्यों और पहाड़ी दरवाजे के रख रखाव में सालाना बहुत पैसा खर्च होता था।
उनके पास ज्यादा नकदी नहीं थी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम अपना हाथ वापस चाहते हो? शिवम ने कटे हुए हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं कुछ चिकित्सा कौशल जानता हूं और बिना किसी दुष्प्रभाव के इसे फिर से जोड़ सकता हूं। कैसा रहेगा? सचमुच? गूमो की आंखें चमक उठीं। चिकित्सा इतनी उन्नत हो चुकी है कि अगर एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेशन सही तरीके से किया जाए तो कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ा जा सकता है, हालांकि पहले की तुलना में कम फुर्तीला। गुकान तलवार संप्रदाय गूमो की ही रचना थी और उसने कई दुश्मन बनाए। कमजोर शक्ति के साथ संप्रदाय बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता। हालांकि गुकान तलवार चली गई थी, अगर गूमो मजबूत रहे तो संप्रदाय पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बिना किसी दुष्प्रभाव के मेरा हाथ फिर से जोड़ सकते हो? बिल्कुल। शिवम ने अपना हाथ बढ़ाया। चिकित्सा शुल्क 10 अरब डॉलर। जरूर। अनुवाद यहाँ है। बैकवर्ड 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 सादा पाठ। 20 मिनट बाद गूमो ने अपने सुरक्षित हाथ को अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध भाव से देखा। कटा हुआ हाथ बिना किसी चोट के, सच्ची क्यूई बिना किसी असुविधा के अत्यंत सुचारू रूप से प्रवाहित हो रहा था और एक भी निशान नहीं बचा था। अभी अभी शिवम ने अपने हाथ पर केवल एक साधारण उपचार किया था। उसने अपनी बाह में एक प्रकार की जीवन भरी ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। टूटी हुई मांसपेशियों और टेंडन का पुनर्जन्म हुआ, तेजी से बढ़ रहा था और वे ठीक हो रहे थे। उसने सुना था कि उन पश्चिमी देशों में एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की महाशक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है जिसके पास ऐसी चमत्कारी उपचार क्षमता होती है। अगर वह हृदय या मस्तिष्क नहीं था तो वे उसे ठीक कर सकते थे, यहाँ तक कि अगर केवल एक सांस भी बची हो तो वे किसी व्यक्ति को नरक के द्वार से वापस खींच सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि शिवम के पास महाशक्तियां होने के साथ साथ एक जन्मजात गुरु के बराबर शक्ति भी थी? ऐसा चमत्कारी व्यक्ति दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है? ये ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का चमत्कार था। उन महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की ऊर्जा उत्परिवर्तित ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति थी। संक्षेप में, वह चमत्कारी पुनर्स्थापन शक्ति ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का एक भाग थी। शिवम अब ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का उपयोग कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वह इसके इस पहलू का भी उपयोग कर सकता था। ठीक है, हम बराबरी पर हैं। उस शापित प्राचीन मार्शल एसोसिएशन को मुझे फिर से परेशान मत करने देना, वरना मैं लोगों को सीधे इसे ध्वस्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। शिवम ने इस लेन देन से 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमाए, जो उसकी सामान्य दैनिक आय से कहीं ज्यादा था। अगर ऐसे मूर्ख उसे रोज पैसे देने आते तो शिवम की संपत्ति कुछ ही समय में दोगुनी हो सकती थी। गुकान तलवार संप्रदाय के लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। उन्होंने जल्दी से अपना सामान उठाया और यहाँ से चले गए। वे चेन परिवार के स्वामी के जन्मदिन में भी शामिल होने आए थे। हालांकि उन्हें यहाँ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसलिए वे इस वजह से इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। बूढ़े वांग, सबको हिस्सा मिलता है, लो तुम्हारे लिए आधा। शिवम ने उसे 10 चेक थमाए। ये तुम्हारे तोहफे के पैसे हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझसे दोबारा पूछने मत आना। चेन मेनघन शर्मा गई। क्या ये दोनों बिना सोचे समझे बात नहीं कर सकते थे कि वह उनके बिल्कुल बगल में है? जरूर, बॉस फैंग बहुत उदार हैं। वान कांग ने बिना अपना भाव बदले उन चेकों को स्वीकार कर लिया, तो मैं हिम्मत करके स्वीकार करूंगा। वह जानता था कि शिवम के पास इतने पैसों की कमी नहीं है, और वैसे भी ये पैसा जबरदस्ती लिया गया था तो इसे ले ही लेना चाहिए। वान कांग की अपनी कुल संपत्ति 20 अरब युआन से भी कम थी। इन 10 अरब अमेरिकी डॉलर ने उसकी संपत्ति में 50% की वृद्धि कर दी, और उसे विश्वास था कि उसकी काबिलियत से यह पैसा और भी बढ़ेगा। दोनों ने जल्दी से इस बार की लूट का माल बांट लिया और फिर चेन परिवार की ओर चल पड़े। थोड़ी देर की देरी के बाद वे लगभग 4 बजे चेन परिवार के द्वार पर पहुंचे। आ जाने वाले मेहमानों की संख्या शायद हजारों में थी, जिससे पता चलता था कि चेन परिवार का कितना प्रभाव था। मिस, आप वापस आ गईं। द्वार पर खड़े चेन परिवार के पहरेदारों ने उन्हें देखा और तुरंत आगे आए। मालिक आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, वह बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे मिल लें। कोई बात नहीं, मैं अभी उन्हें ढूंढता हूँ। हा, इस बार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पिताजी मुझे फिर से बाहर निकाल पाएंगे। वान कांग ने अपनी पीठ सीधी की। उसे अचानक लगा कि आधे साल पहले शिवम को जानने का फैसला उसका सबसे सही फैसला था। हालांकि चेन परिवार एक प्राचीन मार्शल परिवार था, लेकिन इमारतें गगनचुंबी थीं और परिवार के ज्यादातर सदस्य उन्हीं इमारतों में रहते थे, जिससे ये बाई परिवार जैसे पारंपरिक प्राचीन मार्शल परिवारों की तुलना में थोड़ा बेमेल लगता था। चेन मेंगन का परिवार बीच वाले विला में रहता था। निर्माण क्षेत्र के लिहाज से यह विला जियांगन बियुवान में फोंग जुएयू के विला से काफी बड़ा था। बहन डिंग, मेरे पिताजी कहाँ हैं? विला की पहली मंजिल पर बने लिविंग रूम में कोई नहीं था, बस कोई सफाई कर रहा था। सुश्री, परिवार के मुखिया ऊपर हैं। मैंने सुना है कि सन परिवार के लोग परिवार के मुखिया का जन्मदिन मनाने की आड़ में शादी का प्रस्ताव रखने आए थे। परिवार के मुखिया आपको ढूंढ नहीं पाए और बहुत नाराज थे। आपको जल्दी से जाकर परिवार के मुखिया से माफी मांगनी चाहिए।
मैं समझ गया। चेन मेंगन के चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। प्राचीन मार्शल जगत में 3 प्रमुख परिवार थे। चेन परिवार के 3 जन्मजात गुरु थे जो तीसरे स्थान पर थे। सिचुआन का हुआन परिवार 5 जन्मजात गुरुओं के साथ दूसरे स्थान पर था। उत्तर में स्थित सन परिवार सबसे शक्तिशाली था, जिसके पास न केवल 8 जन्मजात विशेषज्ञ थे, बल्कि यह भी अफवाह थी कि उसका एक पूर्वज स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। चेन मेंगन के पिता चेन वेई हमेशा चेन और सन परिवारों के बीच विवाह स्थापित करने की आशा रखते थे। उनका मानना था कि उनकी संयुक्त शक्ति से वे और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। सन परिवार का यह प्रस्ताव चेन वेई की इच्छा के बिल्कुल अनुरूप था और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के विवाह के लिए हामी भर दी। अरे पागल लड़की, मैं सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा। इस समय चेन मेंगन के पिता चेन वेई नीचे आए। उनके पीछे 2 और लोग, संभवतः उसके 2 भाई चेन यानलिन और चेन यानफेई भी थे। भाई बहनों में बहुत अच्छी बनती थी और चेन मेंगन के दोनों भाइयों ने झट से उसे देखा, ये संकेत देते हुए कि चेन वेई बहुत गुस्से में है और उसे और न भड़काए। इस समय चेन वेई की नज़र दरवाजे पर खड़े शिवम और वान कांग पर पड़ी। वह शिवम को ठीक से नहीं जानता था, ज़्यादा से ज़्यादा वह थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसने वान कांग को पहचान लिया, हालांकि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। अगर उसे वान कांग की तस्वीर चाहिए होती तो इंटरनेट पर सर्च करने पर ढेर सारी तस्वीरें मिल जातीं। तुमने उसे यहाँ लाने की हिम्मत की। चेन वेई का मुश्किल से दबा हुआ गुस्सा फिर से बेकाबू होकर भड़क उठा। अगर सन परिवार को इस बारे में पता चल गया तो शायद शादी टूट जाएगी। ठीक है, चूंकि तुम खुद ही दरवाज़ा खटखटाने आए हो तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं ताकि तुम किसी को भी नाराज़ करने की हिम्मत न करो। चेन वेई नीचे कूदा और सीधा वान कांग की ओर बढ़ा। मेरे पीछे आओ। शिवम ने वान कांग को सीधे अपने पीछे खींच लिया। चेन वेई, हालांकि चेन परिवार का वर्तमान मुखिया था, 50 से थोड़ा ज्यादा लंबा और इन्नेट से सिर्फ आधा कदम लंबा था। धमाका, दोनों ने मुक्कों का आदान प्रदान किया। शिवम पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला, जबकि चेन वेई 3 कदम पीछे हट गया और फिर उसका जोर खत्म हो गया। तुम कौन हो? चेन वेई की आंखों में डर का एक संकेत दिखाई दिया। यह युवक सचमुच उसके मुक्के को झेल सकता था, उसे अनजान नहीं होना चाहिए था। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस्टर चेन, आपने हम पर हमला करने से पहले हमारा उद्देश्य भी नहीं पूछा। मुझे डर है कि मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, है ना? शिवम ने कहा। हम। चेन वेई ने ठंडी आवाज में कहा, बोलो, आज तुम यहाँ क्यों हो? आज मेरा जन्मदिन है, मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। मैं वान कांग का दोस्त हूँ। आज मैं उसके साथ प्रपोज करने आया हूँ। प्रपोज करने? हा हा हा। चेन वेई हंसा। प्रपोज करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? अपनी सांसारिक दौलत पर निर्भर। उसके पिता वांग लिन मेरे चेन परिवार की सालाना कमाई का 10वां हिस्सा भी नहीं कमाते। एक साधारण सांसारिक परिवार मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है? जाओ, मैं आज तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। सुन परिवार ने पहले ही प्रपोज कर दिया है। मैं उनकी सगाई का तोहफा स्वीकार करने की सोच रहा हूं, कोई बेकार उम्मीद मत रखना। करने की सोच रहे हो? तो तुम अभी तक राजी नहीं हुए? शिवम थोड़ा मुस्कुराया। चेन परिवार के मुखिया हमारे सगाई के तोहफे क्यों नहीं देखते? शायद उन्हें देखने के बाद तुम अपना मन बदल दोगे। इस वाक्य से चेन वेई को कुछ असामान्य लगा। चूंकि आपके पास महान कौशल हैं, इसलिए आपको हमारे प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के मामलों के बारे में पता होना चाहिए, चेन वेई ने कहा। सन परिवार ने 1000 प्रथम श्रेणी की गोलियां, 100 द्वितीय श्रेणी की गोलियां, 10 तृतीय श्रेणी की गोलियां, उन्नत मार्शल आर्ट की 5 पुस्तकें और सगाई के उपहार के रूप में 10 अरब डॉलर तैयार किए हैं। क्या आप इसकी बराबरी कर सकते हैं? मैंने सोचा था कि यह बहुत ज्यादा होगा, ये तो बस इतना ही कम है। शिवम ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ही हमारी सगाई के उपहारों का जिक्र करो। क्या कोई और है? चेन वेई, जो एक जन्मजात गुरु बनने की कगार पर था, की इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। अगर कोई आसपास छिपा होता तो वह उसकी नज़रों से बच नहीं पाता। फिर भी इस समय परिवार के सदस्यों के अलावा उसे केवल शिवम और वान कांग की उपस्थिति का आभास हुआ। उसे किसी और की उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, जिससे उसे लगा कि इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि जन्मजात स्तर से भी आगे तक पहुंची हुई है। जैसे ही एक चमकदार भ्रम प्रकट हुआ, एक आदमी जो 30 या 40 साल का लग रहा था, शिवम के बगल में प्रकट हुआ। उसके बगल में कई खूबसूरत बक्से थे, जिनमें से प्रत्येक उच्च श्रेणी के लाल रेशम से लिपटा हुआ था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके हाथ इन बक्सों से बिल्कुल भी नहीं छू रहे थे। बक्से पूरी तरह से हवा में मंडरा रहे थे, एक ऐसा कारनामा जो केवल जन्मजात स्तर से परे शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चेन परिवार के गुरु चेन वेई वरिष्ठ को नमस्कार। प्राचीन मार्शल जगत में शक्ति का सम्मान किया जाता था और चेन वेई परिवार के मुखिया होने का दिखावा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि
उस उदास भावशून्य व्यक्ति ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और विनम्रता से शिवम के पास जाकर कहा, युवा स्वामी, मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ। युवा स्वामी, चेन वेई चौंक गए। यह उपाधि सुनकर ये जनजात विशेषज्ञ शिवम का एक अधीनस्थ मात्र था, शायद एक घरेलू नौकर भी। क्या वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है? उसकी ऐसी पृष्ठभूमि कैसे हो सकती है? अपने अधीनस्थों के जन्मजात स्वामी होने के बावजूद क्या उसके पीछे स्वर्गीय मानव लोक में कोई हो सकता है? असंभव। स्वर्गीय लोक में अब तक किसी भी मार्शल कलाकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। गूही, चेन परिवार के स्वामी को सगाई के उपहार दिखाओ ताकि वे यह न कहें कि हमने अनादर किया, शिवम ने कहा। हाँ, युवा स्वामी। गूही ने धीरे से अपना हाथ उठाया और डिब्बे तुरंत चेन वेई के सामने व्यवस्थित हो गए। उसकी उंगलियों के हल्के से झटके से रेशम खुल गया और डिब्बों के ढक्कन खुल गए। पल भर में गोलियों की एक गहरी और ताज़ा खुशबू घर में फैल गई। डिब्बों के अंदर नाजुक चीनी मिट्टी की बोतलें थीं। इनके अलावा 10 मोटी किताबें भी थीं। चेन परिवार के मुखिया होने के नाते चेन वेई की अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से आम लोगों से अतुलनीय थी। उनमें निस्संदेह सभी गोलियां थीं। 1000 दूसरी श्रेणी की गोलियां, क्यूई गैदरिंग गोलियां, 100 चौथी श्रेणी की गोलियां, हुआ जिंग गोलियां, 50 पांचवीं श्रेणी की गोलियां, गैंग ट्रांसफॉर्मेशन गोलियां और 10 आठवीं श्रेणी की गोलियां, इनेट गोलियां। यही हमारी ईमानदारी है, शिवम ने कहा। 8वीं श्रेणी की गोलियां। चेन वेई का मुंह लगभग फूल गया। शुरुआती किमियागरों के लुप्त होने के बाद से 5वीं श्रेणी से ऊपर की गोलियों को प्रकट हुए सैकड़ों साल बीत चुके थे। 5वीं श्रेणी की गोली का दिखना ही एक उन्मादी होड़ को भड़का देता था। 8वीं श्रेणी की गोली की तो बात ही छोड़ दीजिए। चेन वेई को तो उनकी प्रामाणिकता का आकलन करने में भी संदेह था। चेन परिवार के स्वामी, ये रहे इन गोलियों के प्रभाव, कृपया एक नज़र डालें। शिवम ने एक लाल नोट थमा दिया। आखिर तुमने ये सब कैसे तैयार किया? वान कांग ने सोचा कि शिवम अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। मैं तुम्हें नहीं बता रहा। शिवम हंसा। उसने ये चीज़ें बहुत पहले अपनी अंगूठी में छिपा रखी थीं। हुआ जिंग गोली किसी छिपे हुए बल शिखर पर किसी व्यक्ति को 1 घंटे के भीतर बल परिवर्तन तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे एक छिपे हुए बल मार्शल कलाकार की शक्ति कुछ ही समय में 1 से 3 स्तर तक बढ़ जाती है। गैंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल, ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर मौजूद किसी व्यक्ति को 3 घंटे के भीतर गैंगजिन तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की शक्ति कुछ ही समय में 1 से 3 स्तर तक बढ़ जाती है। इनेट पिल में गैंगजिन के शिखर पर मौजूद किसी मार्शल कलाकार को इनेट तक पहुंचने में मदद करने की 80% संभावना होती है, जिससे गैंगजिन मार्शल कलाकार की शक्ति कुछ ही समय में 1 से 3 स्तर तक बढ़ जाती है। इन गोलियों के प्रभाव को पढ़कर चेन वेई का सगाई का नोट पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप उठा। ये गोलियां एक शिखर स्तरीय परिवार बनाने के लिए पर्याप्त थीं। चेन वेई सहित पूरे चेन परिवार में गैंगजिन के शिखर पर 20 से ज़्यादा मार्शल कलाकार थे। ये 10 इनेट पिल चेन परिवार को 10 इनेट विशेषज्ञों का उपहार देने के समान थीं। वैसे क्या कोई खबर थी कि सूर्य परिवार का कोई पूर्वज स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंच सकता है? शिवम ने अभी अभी चेन मेंगन से सूर्य परिवार के मामलों के बारे में सुना था। तो मैं तुम्हें स्वर्गीय क्षेत्र का एक गुरु भी भेंट करूंगा। स्वर्गीय क्षेत्र छिपे हुए तत्वों के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था के बराबर था। शिवम के एक पूर्वज द्वारा छोड़ी गई गोलियों में से कई ऐसी थीं जो उनकी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकती थीं। मानो जादू कर रहे हों, शिवम के हाथ में अचानक एक सुनहरी गोली प्रकट हुई, जिसे उसने चेन वेई की ओर फेंक दिया। चेन परिवार के गुरु, यह एक 9वीं श्रेणी की छिपी हुई सार गोली है। कुछ ही वर्षों में यह एक जन्मजात मार्शल कलाकार के लिए आपके स्वर्गीय क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगी। क्या? चेन वेई ने मुश्किल से गोली को अपने हाथ में पकड़ा। एक 9वीं श्रेणी की गोली जो लगभग अमर गोली कहलाने के योग्य है, एक स्वर्गीय लोक का गुरु बनाए। अगर यह खबर फैलती तो चेन परिवार में भयंकर और खूनी तूफान आ जाता और जन्मजात विशेषज्ञ इसके लिए एक दूसरे की जान ले लेते। चेन वेई ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं ये गोलियां अपनी जेब में रख लूंगा? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, नहीं तुम्हारे पास इतनी क्षमता है। गूही के साथ शिवम का आत्मविश्वास लगभग चरम पर था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये गोलियां कहां से आती हैं? ये मेरे गुरु की हैं, शिवम ने सहजता से कहा। हाल ही में मेरे गुरु मुझसे मिलने सांसारिक दुनिया में आए थे। संयोग से वान कांग मेरे घर आए थे। वान कांग की असाधारण प्रतिभा देखकर उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आज मैं अपने गुरु की आज्ञा से अपने कनिष्ठ भाई के लिए विवाह का प्रस्ताव रखने आया हूं। और हाँ, ये 10 किताबें हैं जिनमें तलवारबाजी, मुक्केबाजी और हस्तरेखा तकनीक सहित 10 उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट हैं, सभी 7वीं कक्षा और उससे ऊपर की। ये बच्चा तो बहुत झूठा है। वान कांग लगभग हंस पड़ा, एक ऐसे गुरु की बनावट देखकर जो अस्तित्व में ही नहीं है। इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। चेन वेई ने वान कांग को बार बार परखा, वह हर तरह से साधारण लग रहा था। उसकी उम्र में उसकी शुरुआती स्थिति दूसरों से बहुत पीछे थी, वह इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर सकता था?
लेकिन चेन वेई को शिवम के पीछे के गुरु के बारे में कोई संदेह नहीं था। एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली गुरु के बिना इतना कम उम्र का कोई व्यक्ति जन्मजात गुरु कैसे बन सकता है? वह इतनी उन्नत गोलियां और मार्शल आर्ट कैसे बना सकता है? मेरे गुरु ने कहा था, वान कान की प्रतिभा के साथ वह 1-2 साल में जन्मजात बन सकता है, 3 साल में स्वर पहुंच सकता है, 5 साल में दिव्य परिवर्तन प्राप्त कर सकता है और 20 साल के भीतर आसानी से ईश्वरीय परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। चेन वेई के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी दुनिया में जहां दिव्य परिवर्तन से युक्त किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में सुना ही नहीं गया था, 20 साल में ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र प्राप्त करना बिल्कुल बकवास लगता था। अरे वैसे शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो जब मैं कहूं कि मुझे साधना करते हुए आधा साल भी नहीं हुआ है। हालांकि मेरे छोटे भाई वान कान की प्रतिभा मुझसे थोड़ी कम है, फिर भी वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शिवम लगातार झांसा देता रहा। अगर वह सुपर गॉड अकादमी में शामिल हो जाए और उसके पास पर्याप्त गोलियां हों, तो एक सुअर भी इन्हें तक पहुंच सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूं, आदरणीय गुरु का क्षेत्र क्या है? चेन वेई ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रक्षक गूही भी दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में है। गूही, चेन फैमिली मास्टर को कुछ उड़ान कौशल दिखाओ। हाँ, युवा गुरु। गूही को लगा जैसे वह इन दिनों एक कलाबाज बन गया है। जब गूही हवा में मडरा रहा था, तो चेन वेई की मानसिक सुरक्षा पूरी तरह से टूट गई। दिव्य परिवर्तन, सचमुच दिव्य परिवर्तन का गुरु। चेन वेई गूही के सामने लगभग घुटने टेक ही बैठा। अगर दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में एक रक्षक भी था, तो शिवम का गुरु कितना भयानक था। वह किस क्षेत्र में था? संत स्तर का। अचानक उसने तीव्र उत्साह से भरी आंखों से वान कान को देखा। सूर्य परिवार की तुलना में वान कान की क्षमता 1000 गुना ज्यादा थी। शादी करो, मेरी बेटी को उससे शादी करनी ही होगी। यह मौका दोबारा नहीं आएगा, मुझे इसे लपकना ही होगा, भले ही इसका मतलब सूर्य परिवार को नाराज करना हो। धिक्कार है, तुम्हारे पिताजी को शिवम ने सचमुच धोखा दिया है। चेन वेई के हाव भाव देखकर वान कांग समझ गया कि अब उसके और चेन मेंगन के बीच कोई बाधा नहीं है। अरे, लगता है चेन परिवार का मुखिया अब भी मेरे छोटे भाई को नीची नज़र से देखता है, इसलिए अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। शिवम ने निराश होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। गूही, सामान समेटो, चलो वापस चलते हैं। रुको, इस समय चेन वेई दिखावा नहीं कर सकता था। उसका पहले से उदास चेहरा तुरंत चमक उठा और उसके पूरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। इस मौके को गंवाने का मतलब जिंदगी भर का पछतावा होगा, न सिर्फ चेन वेई के लिए बल्कि उसके बड़े बुजुर्ग भी उसे पीटेंगे। इस मामले पर बातचीत हो सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है। चेन वेई जल्दी से दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ा। मैं जल्दबाजी में था, मैंने तो सन परिवार के लिए भी हामी नहीं भरी। मुझे लगता है कि मेंगन और वान कांग का साथ रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। चेन वेई बिना शर्माए या दोषी महसूस किए ऐसे बेशर्म शब्द बोलने में कामयाब रहा। संसाधनों की तुलना में किसी का अभिमान कुछ भी नहीं था। शिवम द्वारा दिया गया दहेज सूर्य परिवार द्वारा प्रस्तावित दहेज से कहीं ज्यादा था, 10 गुना भी, तो वह एक गुप्तसार की गोली के मूल्य के बराबर भी नहीं था। ऐसा दामाद होने का मतलब चेन परिवार के लिए संसाधनों का अनंत भंडार होगा, है ना? उनके रहस्यमय गुरु द्वारा विवाह प्रस्ताव के लिए इतनी बड़ी राशि की पेशकश उनके हृदय में वान कांग के महत्वपूर्ण स्थान को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वान कांग एक साधारण व्यवसायी परिवार से थे और उनका किसी भी परिवार या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था। अगर उनकी बेटी उनसे शादी करती तो उन्हें चेन परिवार का आधा हिस्सा माना जाता। अगर सब कुछ शिवम के कहे अनुसार होता तो कुछ वर्षों में चेन परिवार को स्वर्गीय मानव लोक, दिव्य परिवर्तन लोक या यहाँ तक कि पौराणिक लोक में भी एक अतिरिक्त गुरु मिल सकता था। तब चेन परिवार प्रमुख परिवार के रूप में अपनी जगह सुरक्षित कर सकता था और शायद पीढ़ियों तक चला सकता था। चेन परिवार के मुखिया को अभी भी विचार करने की जरूरत है। लगता है हमारी ईमानदारी में कमी है। शिवम ने दुखी स्वर में सिर हिलाया। वान कांग, चलो। बड़े भाई प्राचीन योद्धा परिवारों की कुछ युवतियों को जानते हैं, तब वे तुम्हारा परिचय कराएंगे। शिवम का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि वह वान कांग को लगभग अपने साथ घसीट ले गया, जबकि गूही दहेज के उपहार पैक करके सहयोग कर रहा था, मानो जाने का मन बना रहा हो। विचार करो, मैंने कब कहा था कि मुझे विचार करना चाहिए? चेन वेई बेशर्मी से हताश था। कोई मुझे दहेज तैयार करने में मदद करो। अरे अरे अरे, चेन परिवार के मुखिया, इतनी जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। ये सुनकर शिवम लगभग हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसे डर था कि सौदा नहीं हो पाएगा। ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते हैं। रिश्तों में जवान लोग अचानक शादी होना दुर्लभ है। सभी को एक दूसरे को जानने के लिए और समय देना चाहिए। शिवम ने वान कांग के बड़े होने का ढोंग रचा। हम ये दहेज इस गारंटी के तौर पर दे रहे हैं कि आप उनके रिश्ते में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आजकल हर कोई आज़ाद प्यार की वकालत करता है। माता पिता क्यों दखलंदाजी करें? क्या आप सहमत नहीं होंगे? हाँ हाँ हाँ।
जब तक मेंघन उसे पसंद करता है मैं अब और दखलंदाजी नहीं करूंगा। चेन वेई के बेशर्म व्यवहार से उसके दोनों बेटों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। लेकिन इतने उदार दहेज का विरोध कौन कर सकता है? इस स्थिति में चेन वेई से ज्यादा व्यवहारिक कोई और भी हो सकता है। उसकी बेटी उसे पसंद करती थी और दूसरा पक्ष बहुत उदार था। उसके पीछे एक रहस्यमय असाधारण रूप से कुशल गुरु भी था। क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा परिपूर्ण कुछ हो सकता है? आज मैं सन परिवार को मना करने का कोई मौका ढूंढ ही लूंगा, चेन वेई ने वादा किया। ये दहेज, यह मेरे गुरु ने मेरे छोटे भाई के लिए भेजा है और चूंकि चेन परिवार के मुखिया को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। वाह वाह, चेन वेई की मुस्कान फूल जैसी चमकीली थी। लिन ए फी एर इन चीज़ों को संभाल कर रखना और अपने दादा परदादा को बुला लाना, उनसे बांटने का काम करवा देना। इसे लीक मत होने देना वरना पारिवारिक कानून लागू हो जाएगा। समझ गया पापा। चेन मेंघन के दोनों भाई कई बक्सों के साथ जल्दी से विला से बाहर निकल गए। वान कांग, मेरे पापा की परवाह मत करना, वो थोड़े। इस समय चेन मेंघन की इच्छा हुई कि काश वो कोई रास्ता ढूंढ पाती जहां वो रेंग सके। चेन वेई का आज का व्यवहार बेहद शर्मनाक था। आओ चलें, आज मैं अपने जन्मदिन का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्ते का ऐलान कर दूंगी। कुछ ही दिन पहले उसने किसी को वान कांग की पिटाई करवा दी थी, फिर भी अब वो वान कांग को अपने दूसरे बेटे जैसा मानता है। सच में दुनिया पैसों से चलती है। अरे बुजुर्ग फैंग, तुमने तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की। मैंने बचपन से सिर्फ ताइक्वांडो और जियू जित्सु ही सीखा है और कुछ नहीं। जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट या स्वर्गीय मानव लोक में ये क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। अगर वो कुछ सालों में इसकी जांच करेगा तो मैं इसे कैसे छिपाऊंगा? चेन वेई की मंजूरी से वान कांग खुश तो था, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिंता भी थी। किसने कहा कि मैंने बड़ा चढ़ाकर बात की? मैंने कब शेखी बघारी है? अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कर भी लूंगा तो जरूर करूंगा। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट, मैं तुम्हें 1 साल में वहां पहुंचा सकता हूं, शिवम फुसफुसाया। सच में? वान कांग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं धोखा दूंगा? तुम, शिवम ने रहस्यमयी लहजे में कहा। सच कहूं तो मुझे अपने पिताजी से एक स्कूल विरासत में मिला है। इस स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है। अभी 6 महीने पहले तक मैं भी एक साधारण इंसान ही था। हे भगवान, तुम्हारे पास एक मनोरोग अस्पताल और एक स्कूल भी है। तुमने तो निर्देशक की भूमिका को बखूबी निभाया है। हा, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ वहां ले जाऊंगा। वह लगभग एक फोर्स ट्रांसफॉर्म के लिए तैयार है और लगभग 6 महीने में उसे इनिट लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। फिर तुम्हारे ससुर को किसी बात पर शक नहीं होगा। सच में? चेन मेंघन लगभग स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था कि शिवम का हर वाक्य उसके पिछले 20 सालों के विश्व दृष्टिकोण को चुनौती दे रहा था। नहीं, जब उसने पहली बार शिवम को अपने कुत्ते को कीमती गोलियां खिलाते देखा तो उसका विश्व दृष्टिकोण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। ये कैसा रईस था? वह तो एक महारथी था। लेकिन एक बात है, तुम वहां जो सीखते हो उसे स्कूल के अलावा किसी और को नहीं बता सकते। चिंता मत करो, मैं चुप हूं। बकवास, तुम ही हो जिस पर मुझे सबसे कम भरोसा है। अपना मूड हल्का करते हुए शिवम ने वान कांग से लापरवाही से बहस की। चेन वेई के पीछे वे तीनों जन्मदिन के भोज स्थल पर पहुंचे। चेन वेई को आते देख कई लोग उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हो गए। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। चेन वेई का चेहरा खिल उठा। मैं अपने 50वां जन्मदिन समारोह, मुझे पता है कि आप में से कई लोग दूर दूर से आए हैं, इसलिए कृपया आज का आनंद उठाएं। इसके अलावा मैं इस अवसर पर एक घोषणा करना चाहता हूं। चेन वेई ने एक हाथ से चेन मेंघन और दूसरे हाथ से वान कांग को अपने पास बुलाते हुए कहा। मैं चेन परिवार से अपने होने वाले दामाद बैदर समूह से वान कांग का परिचय कराना चाहता हूं। क्या? वह क्यों? यह अजीब है। चेन वेई अपनी बेटी की शादी एक साधारण व्यवसायी के बेटे से कैसे कर सकता है? क्या ये सच हो सकता है? मैंने आज ही सन परिवार को दहेज देते देखा है और अब सन परिवार पूरी तरह से बदनाम दिख रहा है। क्या चेन परिवार का मुखिया पागल हो गया है? क्या वह सन परिवार को इस हद तक नाराज करने पर तुला हुआ है? चेन वेई, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम इस पर विचार करोगे? हमने दहेज पहले ही भेज दिया है, फिर भी आप सन परिवार के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। ये खबर सुनते ही सन परिवार अपना आपा नहीं रोक सका और घटनास्थल का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सन परिवार के वर्तमान मुखिया, हालांकि चेन वेई से ज्यादा उम्र के नहीं थे, पहले ही एक जन्मजात गुरु बन चुके थे। हालांकि चेन वेई अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। चेन परिवार की जड़ें गहरी थीं और कुछ ही वर्षों में यह बहुत संभव था कि चेन वेई भी आगे बढ़ जाएं। इसलिए आज वह सम्मान के प्रतीक के रूप में आए थे। सन बो का एक छोटा बेटा था जिसका नाम सन यी था, जो 23 साल का था, लगभग चेन वेई की बेटी की उम्र का। इससे पहले उन्होंने चेन वेई के साथ दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध पर चर्चा की थी।
हालांकि चेन वेई ने मौखिक रूप से कहा था कि वह इस बारे में सोचेंगे, ये स्पष्ट था कि चेन वेई बहुत खुश थे। उन्होंने सीधे तौर पर सहमति नहीं दी थी क्योंकि वह मर्यादा बनाए रख रहे थे। आखिरकार अपनी बेटी की शादी कोई हल्के में लिया गया फैसला नहीं है। हालांकि उनका मानना था कि सन परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए चेन वेई जरूर उनकी बेटी की शादी उनके बेटे सन जी से करेंगे। फिर भी अचानक एक चेन याओजिन अचानक प्रकट हो गया और वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यवसायी परिवार का युवक था, जिससे यह उसके लिए असहनीय हो गया। भाई सुन, नाराज मत हो, चेन वेई हालांकि सुनबो के यहाँ परेशानी खड़ी करने से नहीं डरता था। उसने सोचा कि अगर हो सके तो दोनों परिवारों के रिश्ते को खराब न करना ही बेहतर है। भाई सुन, जब आपने पहले यह बात उठाई थी तो मैंने बस इतना कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा। शादी बच्चों का खेल नहीं है। पहले मैंने मेंघन से उसकी राय पूछी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे पहले से ही कोई पसंद है। माता पिता होने के नाते क्या हम बस यही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे खुश रहें? अब माता पिता के आदेशों और अरेंज मैरिज का जमाना नहीं रहा। युवाओं को खुद फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। चेन वेई के शब्द वाकई बहुत कुशल थे और कोई भी उसकी बात में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। मैं किसी से वो सारे सगाई के तोहफे वापस करवा दूंगा और मुझे उम्मीद है कि भाई सुन समझ जाएंगे। हालांकि सन परिवार से मिले सगाई के तोहफे काफ़ी थे, लेकिन वान कांग और उसके समूह से मिले तोहफों की तुलना में वे कचरे जैसे थे। इन तोहफों को लौटाने से चेन वेई को ज़रा भी दुख नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। सनबो की छाती ऊपर नीचे हो गई, साफ तौर पर उनका गुस्सा दबा हुआ था। फिर भी इतने सार्वजनिक माहौल में वह अपना संयम नहीं खो सकते थे। हालांकि सगाई के तोहफे वापस कर दिए जाना और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाना किसी के लिए भी, खासकर भारत प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के पहले परिवार का हिस्सा होने के नाते काफ़ी बदनामी थी। अगर यह बात फैलती तो यह निश्चित रूप से उपहास का विषय बनता। चेन वेई, चूंकि आपको लगता है कि यह युवक इतना अच्छा है तो ज़रूर उसमें कुछ खास बात होगी, है ना? आप हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताते? चलिए हम आपके होने वाले दामाद से मिलते हैं। चेन वेई कुछ पल के लिए बोल नहीं पाए। वान कांग में क्या खूबियां थीं? ऑनलाइन झगड़ों में उलझे रहने, सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने और थोड़े बहुत पैसे के अलावा उसके पास कोई खास गुण नहीं थे। कुछ समय पहले तो लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। अरे, यह आदमी जानबूझकर अपनी असंतुष्टि के कारण परेशानी खड़ी कर रहा है। शिवम पहले से ही खाने का इंतजार कर रहा था और इस जिद्दी बुजुर्ग ने इस खुशी के मौके को खराब कर दिया। अरे बुजुर्ग, यह उनकी मर्जी है कि वे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे परिवार से न करें। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम ही किसी की बेटी की शादी करवा रहे हो। इतनी बकवास क्यों? शिवम सीधे वान कांग के पास जाकर खड़ा हो गया। यही है। एक मेज पर बैठे गुकांग स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ लोग कांप उठे। वे अभी अभी शिवम के हाथों पीड़ित हुए थे और उनसे 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की जबरन वसूली की गई थी। उसे देखना किसी विनाशक को देखने जैसा था। सुनबो आज मुसीबत में पड़ने वाला है, गुमो ने कहा। हालांकि सुनबो भी एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वह हाल ही में उस स्तर पर पहुंचा था और उसकी ताकत गुमो से काफ़ी अलग थी। अगर उसने शिवम को उकसाया और उसने तलवार खींच ली तो शायद वह बच ना पाए। ये वही है, बाई परिवार का वह युवक। जन्मदिन के भोज में कुछ लोग मौजूद थे जो बाई रुहाई के 80वें जन्मदिन पर भी मौजूद थे और युद्ध क्षेत्र में हुई घटना के गवाह थे। इस युवक में असाधारण कौशल था और उसका व्यक्तिगत स्तर किसी जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं था। और उसके पास एक पौराणिक क्षेत्र रक्षक भी था। अगर आज सुनबो का उससे सामना हुआ तो उसे ज़रूर नुकसान होगा। अच्छा भाई, वान कांग इतना शर्मिंदा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखे। तुम कौन हो? सब जानते थे कि सुनबो बस असंतुष्ट था और अपने चेहरे को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी तरफ इशारा करके ऐसे शब्द कहे। छी, आजकल भी क्या लोग हैं जो न्यूज़ नहीं देखते? मुझे तो जानते ही नहीं। शिवम मुस्कुराया, मानो कोई पूछ रहा हो कि बिल गेट्स कौन हैं और उन्हें पता ही नहीं। क्या तुम्हारे गांव में अभी अभी इंटरनेट आया है? वाह, कितना घमंडी नौजवान है। इस तरह डांट खाकर सुनबो को अचानक अपना पुराना चेहरा बनाए रखना मुश्किल लगने लगा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। शिवम ने बेबाकी से बोलना शुरू किया। क्या उनके प्रेम प्रसंग का तुमसे क्या लेना देना है ना? अब उन्होंने कह दिया है कि वे अपनी बेटी की शादी मेरे दोस्त से करेंगे और तुम अब भी नाराज हो। क्या तुम पिछले जन्म में नींबू थे? तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन वेई की ओर देखते ही सुनबो का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भाई चेन, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मुझे कोई तमाशा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बदमाश बहुत घमंडी है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो भविष्य में प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में हमारे सूर्य परिवार को क्या मुंह दिखाना पड़ेगा। भाई सूर्य, आगे बढ़ो। चेन वेई का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह शिवम को मारना चाहता था तो उसके पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। सनबो के चेहरे पर उलझन की एक झलक दिखाई दी।
अगर इस जन्मदिन के भोज में किसी की मौत हो जाती तो ये शुभ संकेत नहीं होता। इसके अलावा ये घटना चेन परिवार में घटी, लगभग चेन परिवार के मुंह पर तमाचा जैसी। चेन वी इतना उदासीन क्यों दिखाई दे रहा था? क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? सन बो को सहज ही कुछ गड़बड़ का आभास हुआ, लेकिन उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, मानो ये सिर्फ उसकी कल्पना हो। मर जाओ। सन बो अपनी सीट से उछल पड़ा और एक तेज झटके में शिवम का गला पकड़ लिया। एक ही झटके में उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। हाय, मुझे खून देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा क्यों है कि लोग मुझे हमेशा वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो मैं नहीं करना चाहता? शिवम ने आह भरी और सिर हिलाया। हाल ही में मैं बहुत झगड़ों में रहा हूँ, अब खुद करने का मन नहीं करता। गूही, अब तुम पर निर्भर है। हाँ, युवा गुरु, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? शिवम के कानों में गूही की आवाज़ पड़ी। उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे मार मार कर बाहर फेंक दो। हाँ। जैसे ही सुनबो का हाथ शिवम का गला दबाने ही वाला था, एक विशालकाय आदमी अचानक शिवम के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी, उसकी आभा पूरी तरह से बंधी हुई थी, जिससे उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। सच में, पौराणिक लोक के गुरु हमेशा से उसकी रक्षा करते आए हैं। ये सुनबो का अंत है। आह, दुनिया पर अब एक और संकट आ गया है। जब हम वापस लौटेंगे तो हमें शिष्यों से कहना होगा कि इस व्यक्ति को उकसाएं नहीं। थप्पड़। गूयी ने सुनबो की कलाई अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। सुनबो के चेहरे पर घबराहट थी। उसने यह नहीं देखा था कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है, लेकिन उसका हाथ, जो किसी क्लैंप की तरह था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे छुड़ाना नामुमकिन था। तुम कौन हो? युवा गुरु ने मुझे तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर देने और बाहर फेंक देने का आदेश दिया है। गूयी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने सुनबो की छाती पर एक सहज सा मुक्का मारा। उसी क्षण अनगिनत धाराएं उसके शरीर में उमड़ पड़ीं, जिससे उसकी मेरिडियंस पर कहर बरपा। अगर उसे ठीक भी कर दिया जाए तो भी वह स्वाभाविक स्तर से नीचे गिर जाएगा। उफ। सुनबो ने मुंह भर खून थूका, लेकिन गूयी के शरीर तक पहुंचने से पहले ही एक अनजानी गर्मी ने उसे वाष्पित कर दिया। गूयी ने सुनबो को कॉलर से ऐसे उठाया जैसे वह कोई कूड़ा हो, धीरे धीरे उसे आसमान में उठाया और चेन परिवार के आंगन में फेंक दिया। दीवार, पूरा स्थल शांत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।